नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। याद रखिए, मंगलवार 16 तारीख से इंतजार और कम होने जा रहा है आपका, क्योंकि घड़ी जब इशारा करेगी 8 बजे रात का, तब वक्त होगा 100 बात की एक बात का। मंगलवार से आज अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलों के हमले बंद होते ही समझौते को लेकर उस वक्त टकराव दिखने लगा जब ट्रंप के समझौते वाले दावे को ईरान ने खारिज कर दिया। राजस्थान के बीकानेर में गर्भवती महिलाओं की किडनी खराब होने की घटना पर स्वास्थ्य मंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे संवेदनहीन बताते हुए विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए के ड्रग्स के साथ कस्टम्स विभाग ने हर्षा सनी नाम की एक मॉडल को गिरफ्तार कर लिया और पीओके में चल रहे विद्रोह के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सरकारी कर्मचारियों ने भी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर शहबाज सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तो याद रखिए, मंगलवार 16 जून से 8 बजे होगी 100 बात की एक बात। जब घड़ी इशारा करेगी 8 बजे रात का, तब वक्त होगा 100 बात की एक बात का। मंगलवार से 16 जून से जंग में समझौता पक्का होने के डोनाल्ड ट्रंप के दावे को ईरान ने खारिज कर दिया कि किसी भी समझौते पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, यानी ईरान की तरफ से हरी झंडी नहीं दी गई। जबकि एक रोज पहले ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध रोकने के समझौते पर बात बन चुकी है। ईरान भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है, बस प्रस्ताव पर मोहर लगने भर की देर है। इससे कुछ घंटे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है, उसे पूरी तरह बर्बाद करने वाला है। फिर कुछ देर बाद ही अचानक ट्रंप का इरादा बदल गया। 3 घंटे पहले ही हमले की योजना जो थी वो रद्द कर दी। दावा किया कि ईरान के बड़े नेताओं से बात हो चुकी है, वो शांति समझौते के लिए मान गए हैं, बातचीत के जरिए लड़ाई खत्म करने के लिए मान गए हैं। लेकिन जब इस पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई, उसने ट्रंप के दावे को मानने से ही इनकार कर दिया कि अभी कुछ भी फाइनल हुआ ही नहीं है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि जरूर की कि अमेरिका के साथ बातचीत तेज कर दी गई। मध्यस्थ देशों के जरिए अमेरिका और ईरान संपर्क में हैं। युद्ध को खत्म करने के लिए जिस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, दोनों देश उसकी ज्यादातर शर्तों पर सहमत हैं, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगई। उनका कहना है ये जो ट्रंप समझौता होने का दावा कर रहे हैं, ये सिर्फ हवाई बातें हैं, पूरा सच ये नहीं है। उनके मुताबिक जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की मोहर नहीं लगेगी, तब तक कोई भी समझौता मंजूर नहीं होगा। इस्माइल बगई ने आरोप लगाया कि शांति समझौते में जो भी देरी हुई है या जो देरी हो रही है, उसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। वो कभी धमकी देता है, कभी उकसावे के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देता है, कभी समझौते की शर्तें बदल देता है, एक बात पर टिकता ही नहीं है। यह कह रहे हैं इस्माइल बगई। उन्होंने यह भी साफ किया कि ईरान अमेरिका की धमकियों और दबाव के आगे हरगिज नहीं झुकेगा। वो किसी भी समझौते को तभी हरी झंडी देगा जब उसकी सभी मांगें मान ली जाएंगी। यानी ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि समझौते का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन ईरान के तेवर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप अपनी बात पर टिके हैं। वो बीते 24 घंटे में दुनिया को कई बार बता चुके हैं कि युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला है। आने वाले कुछ ही दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी पूरी तरह खोल दिया जाएगा। वहां से कच्चे तेल और गैस के जहाज एक बार फिर सुरक्षित निकल पाएंगे। दुनिया में तेल और गैस का जो संकट खड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने तो उस जगह का भी नाम बता दिया जहां समझौते पर दस्तखत किए जा सकते हैं, जहां अमेरिका और ईरान युद्ध के खात्मे की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने इसके लिए यूरोप का नाम लिया। हालांकि यूरोप के किस देश में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल मिल सकते हैं, यह नहीं बताया ट्रंप ने। Subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. उन्होंने दावा किया कि समझौते की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है, सिर्फ प्रस्ताव पर साइन किया जाना रह गया और यह काम इसी हफ्ते किया जा सकता है। ट्रंप का कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई भी समझौते की शर्तों को मंजूरी दे चुके हैं, जबकि ईरान इससे इंकार कर चुका है। It'll be soon, maybe this weekend. And has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान एक शानदार समझौता करने जा रहे हैं। हालांकि समझौते की शर्तें क्या हैं, उनके बारे में उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं बताया।
लेकिन ट्रंप का दावा है ईरान जिस प्रस्ताव के लिए तैयार हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यह वो शर्त है जिस पर ट्रंप लंबे वक्त से अड़े हैं। उन्होंने ईरान के खिलाफ जब जंग छेड़ी थी तब भी यही कहा था कि उनका मकसद ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना है, उसे एटम बम बनाने से रोकना है। अमेरिका और इजराइल ईरान को अपने लिए खतरा बताते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि ईरान के हाथ न्यूक्लियर वेपन तक पहुंचे। हालांकि ईरान बार बार यह कहता रहा है कि वो परमाणु हथियार बना ही नहीं रहा है, उसकी यह मंशा ही नहीं है। उसका परमाणु कार्यक्रम है लेकिन वो ऊर्जा के लिए है, बिजली के लिए है, दूसरे जरूरी कामों के लिए है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच सिर्फ परमाणु वाले मुद्दे को लेकर ही तनातनी नहीं चल रही थी, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर लगी जो पाबंदी है उसने भी बातचीत में रुकावट डालने का काम किया, क्योंकि तेल व्यापार के इस अहम रास्ते पर ईरान की सेना बैठी है। उसने जंग के शुरुआती दिनों से ही वहां कब्जा जमा रखा है। कारोबारी जहाजों का निकलना मुश्किल कर दिया है। कई जहाजों पर हमले भी हो चुके हैं। अमेरिका ने भी नाकेबंदी फिर लगा दी जवाब में। उसकी नेवी हॉर्मूज गलियारे के बाहर मोर्चा संभाले बैठी है। वो ईरान की तरफ जाने वाले, वहां से आने वाले जहाजों को रोकने का दावा करती है। हॉर्मूज गलियारे पर जो ये टकराव बढ़ा, इसका असर उन देशों पर भी पड़ा जो युद्ध में शामिल ही नहीं है, जो इस रास्ते से कारोबार करते आए हैं, उन पर असर हुआ। जहाजों पर हमले हुए, तेल ढोने वाली कंपनियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दूरी बना ली और नतीजा यह हुआ कि ईरान और खाड़ी देशों से दुनिया को जो गैस मिल रही थी, जो तेल मिल रहा था, वो रुक गया। पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट खड़ा हो गया। कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई, गैस की किल्लत हो गई। लेकिन ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ जो समझौता होने वाला है उससे दुनिया में तेल और गैस का संकट खत्म हो जाएगा। कच्चे तेल के दाम दोबारा काबू में आ जाएंगे। हॉर्मूज गलियारे पर जहाज उसी तरह आ जा सकेंगे जिस तरह युद्ध से पहले आते जाते थे। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि जब तक समझौते पर मोहर नहीं लगेगी तब तक अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर अमेरिका की नेवी पहरा देती रहेगी, ईरान के जहाजों को रोकती रहेगी। और इस सब के बीच अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट दी कि ट्रंप जिस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं उसके तहत सीज फायर को 60 दिन तक बढ़ाया जाना है। मतलब अभी सीज फायर बढ़ेगा, यह रिपोर्ट कह रही है। इन 60 दिन में दोनों देशों के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू होगी और आमने सामने की बातचीत होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे पर बात होगी, परमाणु मुद्दे पर बात होगी, यूरेनियम के मुद्दे पर बात होगी, ईरान पर लगे प्रतिबंधों के मुद्दे पर बात होगी, लेबनान में चल रही लड़ाई के मुद्दे पर बात होगी। क्योंकि 2 दिन की झड़प के बाद अमेरिका और ईरान ने भले ही हमले रोक दिए हों, लेकिन लेबनान में बमबारी का सिलसिला जारी रहा। वहां इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच एक बार फिर भिड़ंत हो गई। एक बार फिर वहां मिसाइल और रॉकेटों की बौछार की गई। हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों में इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को दहलाने का दावा किया। हालांकि इजराइल ने भी कोई ढील नहीं दी। उसने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर जमीन और आसमान से हमले जारी रखे, जबकि ईरान कई बार लेबनान में हमलों का विरोध कर चुका है, इजराइल को धमकी दे चुका है। पिछले हफ्ते तो उसने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल हमले भी कर दिए थे। इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान की धरती पर मिसाइलें दाग दी थी। हालांकि बाद में दोनों ही तरफ से हमले रोक दिए गए थे, लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहे। रिपोर्ट है कि ट्रंप जिस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं उसमें लेबनान का भी जिक्र है। वहां भी हमले रोकने की बात कही गई है, क्योंकि ईरान ने साफ किया था कि वो युद्ध विराम को तभी मानेगा जब लेबनान में भी बमबारी थम जाएगी। तो यह रिपोर्ट कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप के बताए प्रस्ताव में सीज फायर को 60 दिन बढ़ाने की बात की गई है, यानी 2 महीने के लिए, और इसके तहत लेबनान में भी हमले रोके जाएंगे। इन 2 महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत होगी और सबसे पहले इस बात पर चर्चा होगी कि ईरान के पास जो यूरेनियम है उसे कैसे नष्ट किया जाए। यह रिपोर्ट कह रही है ईरान अगर इस शर्त को मानता है तो उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं अमेरिका उन्हें धीरे धीरे कम करेगा। दूसरे देशों में ईरान की संपत्तियां फ्रीज की गई हैं, वो उसे लौटा दी जाएंगी। हालांकि ये सारी बातें एक्सियोस की रिपोर्ट में है। अमेरिका और ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई ऐसी। इधर अमेरिका और ईरान में समझौते की जो अटकलें आई उनके बीच ईरान का खार्क द्वीप अमेरिकी फौज के निशाने पर आ गया। अमेरिका के मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आई जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा।
अमेरिका के रक्षा विभाग, पेंटागन और व्हाइट हाउस के हवाले से रिपोर्ट छापी गई और बताया गया कि अमेरिकी फौज खार्क द्वीप पर पूरी तरह कब्जे का प्लान बना चुकी है। वो उसे इस जंग का एंड गेम ऑप्शन मान रही है, मतलब ऐसा कदम जिससे वॉर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। खार्क द्वीप पर कब्जा कर लेगा अमेरिका और तब वॉर खत्म होगी। लेकिन रिपोर्ट ये भी कह रही है कि अमेरिकी फौज को यह भी एहसास है कि इस कदम को उठाने में जोखिम भी बहुत है, भारी नुकसान होने की भी आशंका है। लेकिन ट्रंप प्रशासन का मानना है कि खार्क पर कब्जे के बाद ईरान पूरी तरह घुटनों पर आ जाएगा। खार्क पर बहुत बड़े हमले का इशारा ट्रंप ने दिया भी था, सीधी धमकी दी थी कि उनके एक इशारे पर अमेरिकी फौज ईरान में भी वही कार्रवाई कर सकती है जैसी वेनेजुएला में की थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी उन्होंने कि अमेरिका जल्द ही ईरान के खार्क आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। फिर अमेरिका के मीडिया में कई तरह की खबरें छपी। व्हाइट हाउस और पेंटागन के हवाले से बताया गया कि ईरान के खार्क द्वीप पर अमेरिका अपनी फौज तक उतार सकता है, मतलब वहां केवल हवाई हमला नहीं करेगा बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका की सेना को यह पता है कि खार्क पर कब्जे के लिए सिर्फ हवाई हमला काफी नहीं होगा, बड़ी संख्या में सैनिकों को जमीन पर उतारना पड़ सकता है। ईरान का यह छोटा सा द्वीप है फारस की खाड़ी में, ईरान के दक्षिणी तट से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर ही है। आकार में तो बेहद छोटा है, नक्शे पर देखने पर यह एक डॉट या बिंदु जैसा दिखता है, लेकिन ईरान के लिए इसकी अहमियत बहुत है। ईरान का करीब 90% तेल यहीं से दूसरे देशों में जाता है। वहां करीब 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्टोर करने की क्षमता है, टैंक बने हुए। रोजाना करीब 70 लाख बैरल कच्चा तेल जहाजों पर वहां से लोड किया जा सकता है, इतनी क्षमता है उसकी, रोजाना 70 लाख बैरल। ईरान के अलग अलग इलाकों में जो तेल निकलता है उसको पहले फारस की खाड़ी तक लाया जाता है, वहां खार्क द्वीप पर जमा किया जाता है और इस द्वीप पर ईरान ने तेल के बड़े बड़े टैंक बना रखे हैं। और ये यहां पर इसलिए लाया जाता है तेल को क्योंकि खार्क द्वीप के आसपास समुद्र गहरा है। समुद्र गहरा है तो यहां पर बड़े तेल टैंकर जहाज आ सकते हैं जो ईरान के बाकी तट पर नहीं आ सकते। वहां छोटे तेल टैंकर जहाज जा सकते हैं बाकी बंदरगाहों पर। इसलिए खार्क द्वीप पर सारा कच्चा तेल लाया जा सकता है क्योंकि यहां से बड़े टैंकर लोड हो सकते हैं, यहां स्टोर किया जाता है, फिर जहाजों पर यहां से लादा जाता है क्योंकि यहां से बड़े जहाज लादे जा सकते हैं, बड़े टैंकर जहाज लादे जा सकते हैं और दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। और तेल बेचकर ही ईरान की कमाई होती है, उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। इसीलिए खार्क द्वीप को ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। लेकिन जंग की शुरुआत से ही ट्रंप की नजर ईरान के इसी द्वीप पर है और ईरान ने भी खतरे को भांपते हुए शुरुआत में ही खार्क द्वीप की सुरक्षा बढ़ा दी, सैनिकों की संख्या वहां बढ़ा दी, मिसाइलें तैनात कर दी, एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए। खबरें तो यह भी आई कि खार्क द्वीप के आसपास ईरान की IRGC सेना ने बारूदी सुरंगें बिछा दी, मतलब दुश्मन से मुकाबले और खार्क द्वीप की रक्षा के लिए ईरान ने पूरा इंतजाम कर लिया। इस सब के बीच ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी जो है उसने बताया कि ईरान इलॉन मस्क की कंपनियों को टारगेट कर सकता है। खाड़ी देशों में उन कंपनियों के दफ्तरों और इमारतों को निशाना बना सकता है। इलॉन मस्क अमेरिका के उद्योगपति हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनकी कई कंपनियां हैं, अलग अलग देशों में उन कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं। लेकिन ईरान की IRGC सेना इलॉन मस्क से खफा है, नाराज है। मस्क भी उसको टारगेट करते रहते हैं ईरान को। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट कहती है ईरान ने इलॉन मस्क पर कई आरोप लगाए कि इलॉन मस्क की कंपनियों ने युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान अमेरिका और इजरायल की मदद की, खासकर स्टारलिंक लें। स्टारलिंक भी इलॉन मस्क की कंपनी है, सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस देती है। ईरान का आरोप है स्टारलिंक का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले किए थे, उसकी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया था। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-फरवरी में जब ईरान में महंगाई को लेकर प्रदर्शन हुए थे तो उस वक्त भी स्टारलिंक ने वहां फ्री इंटरनेट सुविधाएं देनी शुरू कर दी थी, जबकि ईरान की सरकार ने प्रदर्शनों को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। लेकिन स्टारलिंक ने इंटरनेट वहां देना शुरू कर दिया था और लोगों ने स्टारलिंक इस्तेमाल करके इंटरनेट की सेवा लेनी शुरू कर दी थी। ईरान ने आरोप लगाया स्टारलिंक की वजह से ईरान में हालात और बिगड़ गए थे और दंगे शुरू हो गए थे। ईरान को शक है कि स्टारलिंक के सैटेलाइट उसकी सुरक्षा में भी सेंध लगा रहे हैं। आसमान से ईरान की एक एक इंच जमीन पर नजर रखी जा रही है, सैन्य अड्डों की निगरानी की जा रही है, जासूसी की जा रही है। तो फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि स्टारलिंक के अलावा ईरान ने इलॉन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी
एक्स पर भी आरोप लगाया। एक्स भी इलॉन मस्क की है। ईरान का आरोप है एक्स के जरिए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया, उसकी छवि खराब की, ईरान की आईआरजीसी सेना के बारे में गलत और भ्रामक बातें फैलाई। उसी वजह से ईरान इलॉन मस्क की कंपनियों पर भड़का हुआ। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी सेना ने इलॉन मस्क की सभी कंपनियों को अपनी टारगेट लिस्ट में शामिल किया हुआ है। मतलब ईरान किसी भी वक्त इलॉन मस्क की कंपनियों पर हमला कर सकता है, मिसाइल और ड्रोन तक से अटैक कर सकता है और तबाही मचा सकता है। ईरान ने साफ कर दिया वो खाड़ी देशों में मौजूद इलॉन मस्क की कंपनियों को निशाना बनाएगा। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान में इलॉन मस्क की कंपनियों के कई दफ्तर हैं। ईरान का कहना है इन सभी देशों में इलॉन मस्क की कंपनियों के दफ्तर उसकी ताकतवर मिसाइलों के निशाने पर है। फिर खाड़ी देशों में मौजूद इलॉन मस्क की कंपनियों पर हमले का खतरा मंडराने लग गया। फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल और जॉर्डन में भी इलॉन मस्क की कंपनियों पर हमले करने की घोषणा कर दी। मतलब ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर खुली धमकी दे दी, चुनौती दी कि वो ईरान की जासूसी में जुटी इलॉन मस्क की कंपनियों को नहीं छोड़ने वाला। इससे पहले भी ईरान की आईआरजीसी सेना गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ऐसी 18 अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दे चुकी है। उधर भारत सरकार ने दूसरी बार अमेरिकी राजनयिक को तलब किया और भारतीय जहाजों पर जो हमले हुए उनका विरोध जताया। हालांकि अमेरिका ने बयान जारी किया कि भारतीय जहाजों पर हमला उसकी सेना ने नहीं किया बल्कि ईरान ने किया था। अमेरिका ने तो उन हमलों को रोकने की कोशिश की थी। पिछले एक हफ्ते में ओमान में 3 भारतीय जहाजों पर हमले हुए। 9 जून को भारत के एक टैंकर जहाज पर हमला हुआ, 3 भारतीयों की जान चली गई थी। भारत सरकार ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया था, अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की थी। फिर 2 दिन बाद ही 11 जून को फिर से भारतीय टैंकर जहाज पर हमला हुआ। उस पर 20 भारतीय नागरिक थे, सभी को बचा लिया गया। इसके बाद भारत सरकार ने दोबारा अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। हमले लगातार हो रहे हैं, उस पर नाराजगी जताई। एक हफ्ते में भारत सरकार ने दूसरी बार अमेरिका के राजनयिक को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो भारतीय जहाजों पर जो हमले हो रहे हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जहाजों पर हुए हमले गलत थे, उन्हें टाला जा सकता था। अमेरिकी राजनयिक से 2 टूक कह दिया कि वो ट्रंप सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि भारत अपने जहाजों पर हुए हमले, अपने नागरिकों की मौत से बेहद नाराज है। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। इसके बाद अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया गया कि भारत के टैंकर जहाजों पर जो हमले हुए वो अमेरिका की सेना ने नहीं किए, वो हमले ईरान ने किए। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दी कि भारतीय जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ईरान को हमले रोकने होंगे। जबकि ईरान ने इन हमलों के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने तो इन हमलों को समुद्री डकैती का जीता जागता सबूत बताया। सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अपील की कि वो इन हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएं। इधर ट्रंप के बयान के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को फिर चेतावनी दे दी। ट्रंप ने ईरान के साथ जल्द समझौता होने की बात कही तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दे डाली। उन्होंने धमकी दी कि वो जब तक इजराइल के प्रधानमंत्री हैं तब तक तो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। हालांकि ट्रंप का भी दावा है कि ईरान जिस समझौते के लिए राजी हुआ है उसके तहत वो कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में बम होने की खबर मिली। इसके बाद सीआईएसएफ ने विमान से सभी यात्रियों को नीचे उतारा, उनका सामान भी नीचे उतारा और फिर विमान की जांच की। हालांकि कहीं कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर का पुतला फूंका और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। तो आप भी नोट कर लीजिए, मंगलवार 16 जून से 8 बजे होगी 100 बात की एक बात। अब जब घड़ी इशारा करेगी 8 बजे रात का मंगलवार से, तब वक्त होगा 100 बात की एक बात का, मंगलवार 16 जून से। उधर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवत जिले में एक मस्जिद के बाहर आत्मघाती धमाका हुआ। विस्फोट ऐसा हुआ कि तबाही मच गई, 2 लोगों की जान चली गई, 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आई। आत्मघाती धमाका हुआ, मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज पढ़ी जा रही थी और वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मस्जिद के बाहर एक व्यक्ति ने खुद को उड़ा लिया। जबरदस्त विस्फोट हुआ
आसपास का पूरा इलाका थर्रा गया। मस्जिद के बाहर एक बाइक में आग लगी। थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति जमीन पर पड़े दिखाई दिए, बुरी तरह घायल थे। कुछ लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेसुध पड़े रहे। मस्जिद के पास हुए इस आत्मघाती धमाके से अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक बाइक से मस्जिद के बाहर पहुंचा था। बाइक विस्फोटक से लदी थी। तो सूत्र बता रहे कि हमलावर ने बाइक के साथ मस्जिद में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन मस्जिद के बाहर तैनात लोगों ने उसे रोक दिया था। उसे रोकने के लिए उस पर गोली चला दी थी। उसी दौरान हमलावर ने विस्फोटक से लदी बाइक में धमाका कर दिया और उसकी भी जान चली गई। पुलिस के मुताबिक आत्मघाती हमले में 2 लोगों की मौत हुई, एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है उसमें। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तुरंत पास के अस्पताल उन्हें ले जाया गया। पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया। हालांकि किसी भी आतंकी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाद इस्लामाबाद में भी बवाल हो गया। वहां भी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोगों ने बगावत कर दी। इस बार पाकिस्तान की संसद के बाहर सरकारी कर्मचारियों ने विद्रोह कर दिया, विरोध प्रदर्शन कर दिया, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस के जवानों से भिड़ गए। पाकिस्तान की संसद में बजट पेश किया जा रहा था, तब यह शुरू हुआ। संसद के बाहर पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों ने बवाल कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, उन्हें समझाया, प्रदर्शन नहीं करने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। आगे बढ़ने की जिद पर अड़े रहे, संसद की तरफ बढ़ने की जिद पर अड़े रहे। रोकने पर प्रदर्शनकारी पुलिस के जवानों से भिड़ गए। पहले धक्का मुक्की हुई, फिर हाथापाई होने लगी, फिर हाथापाई मारपीट में बदल गई। प्रदर्शनकारी और इस्लामाबाद पुलिस के जवान आमने सामने आ गए। पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया, उन्हें सड़क पर घसीटने लग गए। घसीटते हुए उन्हें वहां से ले जाने लग गए। उनके पीछे पीछे लोगों की भीड़ चलती नजर आई। वहां हालात बिगड़ गए, बेकाबू हो गए। प्रदर्शन में शामिल लोग इस्लामाबाद पुलिस के सामने खड़े हो गए तो टकराव की स्थिति बन गई। विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा देखकर इस्लामाबाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने सड़क बंद कर दी। लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस के जवान एक लाइन में खड़े हो गए। सड़क पर सुरक्षा दीवार बना दी। लोगों को पीछे की तरफ धकेलने में जुट गए, लेकिन हालात जस के तस बने रहे, कुछ नहीं बदला। बवाल होता रहा, लोग हंगामा करते रहे। पुलिस अधिकारियों ने लाउडस्पीकर का फिर सहारा लिया, दोबारा प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, बवाल नहीं करने की अपील की, शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर कोई असर ही नहीं हुआ। फिर इस्लामाबाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के जवान लोगों को बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। देख सकते हैं ये मारने की कोशिश की जा रही है। ये जो है ये आप देख सकते हैं, इस टाइम पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर रही है और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। भगदड़ मच गई। वहां पर प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से भाग खड़े हुए, अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर बवाल कर दिया। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पूरे पाकिस्तान से सरकारी कर्मचारी संसद के बाहर पहुंच गए, इसीलिए उन्हें संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया गया। इधर दोबारा होने जा रही नीट परीक्षा से पहले एनटीए ने कुछ बदलावों का ऐलान कर दिया। 21 जून को दोबारा होने जा रही नीट परीक्षा में एनटीए ने कुछ बदलाव किए। नए नोटिस के तहत परीक्षा का समय अब 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया। इसके अलावा आंसर शीट में रफ वर्क के लिए भी जगह बढ़ा दी गई। पेपर लीक होने की वजह से इस साल नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच ने उनकी रिट याचिका सुनने से मना कर दिया।
राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया। उधर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मॉडल के बैग से 12 करोड़ रुपए के ड्रग्स मिले। हर्षा सनी नाम की वो मॉडल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से आई थी। हर्षा जैसे ही फ्लाइट से उतरी, एयरपोर्ट पर तैनात अधिकारियों को उन पर शक हुआ। उनके हाव भाव थोड़े अलग से थे, वो थोड़ी घबराई हुई थी। अधिकारियों ने तुरंत उन्हें रोक लिया, उनसे कुछ सवाल जवाब किए, जिसके बाद उनके सामान की तलाशी ली गई। कस्टम्स विभाग के अधिकारियों ने बारीकी से उनके बैग में रखा सामान देखा और उनका आरोप है उस बैग में 12 पैकेट मिले, बंद पैकेट, और तुरंत उन पैकेट में भरे सामान की जांच की गई। कस्टम्स विभाग ने फिर दावा किया कि उन पैकेट में हाई क्वालिटी वाला गांजा था, करीब 12 करोड़ रुपए का। खबर सामने आते ही एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। कस्टम्स विभाग ने तुरंत हर्षा सनी को गिरफ्तार कर लिया, उनसे सख्ती से पूछताछ की। और कस्टम्स के मुताबिक पूछताछ में हर्षा ने बताया कि सफर के दौरान उनकी एक व्यक्ति से बातचीत हुई थी। उस व्यक्ति ने कुछ ही वक्त में उनका भरोसा जीत लिया था। अब हर्षा कह रही है उस व्यक्ति ने थोड़ी देर के लिए उन्हें अपना बैग पकड़ाया था, लेकिन इसके बाद वो गायब हो गया और हर्षा उस बैग को अपने साथ थाईलैंड से मुंबई लेकर आ गई। यह उनका दावा है कि वो बेकसूर हैं। उन्हें उस बैग में ड्रग्स होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि बैग ड्रग्स से भरा हुआ। हालांकि कस्टम्स विभाग का कहना है कि हर्षा की इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हो सकता है कि वो खुद को बचाने के लिए ऐसी कहानी बना रही हों, मनगढ़ंत कहानी सुना रही हों। कस्टम्स विभाग को शक है कि थाईलैंड से मुंबई तक ड्रग्स लाने के पीछे कोई बड़ा रैकेट हो सकता है और हर्षा उस रैकेट का हिस्सा हो सकती है। इसीलिए हर्षा सनी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बैग से मिले 12 करोड़ के ड्रग्स जब्त कर लिए गए। 28 साल की हर्षा सनी पेशे से एक मॉडल हैं। पिछले साल केरल में हुए एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था उन्होंने। इधर हरियाणा के हांसी के ऐतिहासिक किले की मजार में देर रात तोड़फोड़ कर दी गई, आगजनी कर दी गई। किले के अंदर बाबा मीरा साहब की मूर्ति है, वो करीब 500 साल पुरानी बताई गई। आरोप लगे कि देर रात कुछ बदमाशों ने उस मूर्ति में तोड़फोड़ कर दी और वहां रखे कपड़ों में आग लगा दी। कृष्णदास नाम के एक व्यक्ति उस मूर्ति की देखरेख करते हैं। सुबह जब वो उस किले पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि रात में जब वो वहां से गए थे तो सब कुछ उनके मुताबिक ठीक था, लेकिन जब वो सुबह लौटे तो वो कह रहे हैं सूरत ही बदल चुकी थी जगह की। बाबा मीरा साहब की मूर्ति कई जगहों से उनको टूटी नजर आई। मूर्ति के हाथ टूटे दिखे, आग लगने की वजह से मूर्ति काली पड़ गई, जगह जगह जलने के निशान दिखाई दिए, जमीन पर राख पड़ी दिखाई दी, कहीं टूटी टाइलें पड़ी थीं, कहीं कांच के टुकड़े पड़े थे। तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई और उन लोगों ने उस जगह को तहस नहस कर दिया, ये दिखा। कृष्णदास के मुताबिक रात को खराब मौसम की वजह से लाइट चली गई थी, पूरे इलाके में अंधेरा छा गया था। रात के वक्त उस मजार में भी कोई नहीं था, तो उन्होंने आरोप लगाया इसी का फायदा उठाकर कुछ बदमाश उस मजार में घुसे और वहां तोड़फोड़ कर दी। रात को चले गए थे हम यहाँ, 10 बजे तक तो हम बैठे थे यहाँ। 10 बजे के बाद फिर हम चले गए थे यहाँ से। ज्यादा तो कुछ नहीं, वैसे मूर्तियां वगैरह तोड़ी है और तो कुछ नहीं नुकसान। तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। लोगों ने बाबा मीरा साहब की मूर्ति में हुई तोड़फोड़ का विरोध जताया। पुलिस थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। सूचना प्राप्त हुई थी कि सर किसी शरारती तत्व वगैरह ने वहाँ नुकसान किया है और वहाँ मौके का मुआयना किया गया तो तोड़फोड़ करना पाया गया। आसपास के लोगों के मुताबिक उस मजार में छोटी मोटी चोरी की घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन तोड़फोड़ और आगजनी की घटना पहली बार हुई। उन लोगों ने मांग की कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उधर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में ममता बनर्जी पर कोलकाता में केस दर्ज कर लिया गया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज की गई। ममता बनर्जी पर आरोप लगाया गया कि मार्च में उन्होंने एक रैली के दौरान सांप्रदायिक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी।
टीएमसी में टूट की खबरों के बीच टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिषेक बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि अभिषेक उनके नेता नहीं बल्कि ममता बनर्जी उनकी नेता हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ किया कि वो हर हाल में ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। ममता जी के साथ हूँ, उनके साथ था और उनके साथ ही रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है किसी और दिशा में जाने के लिए या कोई और रुख अख्तियार करने के लिए। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में पुलिस ने टीएमसी नेता अब्दुल अलीम अलराजी को बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या समेत कई दूसरे मामलों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वो फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गोरा चक्रबेरिया इलाके में अब्दुल अलीम अलराजी का जुलूस निकाला और लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। तो आपने भी नोट कर लिया होगा, मंगलवार से इंतजार कम होने वाला है। 1 घंटा पहले ही शुरू हो जाएगी 100 बात की एक बात। अब जब घड़ी इशारा करेगी 8 बजे रात का, तब वक्त होगा 100 बात की एक बात का। इधर राजस्थान के बीकानेर में गर्भवती महिलाओं की किडनी फेल होने के मामले पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान दे दिया, जिस पर विवाद हो गया। उनके बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। विपक्षी दल कांग्रेस राज्य सरकार पर भड़क गया। कांग्रेस ने बयान को संवेदनहीन बताया और एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का पुतला भी फूंक दिया, खूब नारेबाजी की, इस्तीफा मांगा उनका। मामला बीकानेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का है, पीबीएम अस्पताल। वहां 3 रोज पहले डिलीवरी के बाद अचानक 6 महिलाओं की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उन सभी की किडनी फेल हो चुकी थी। उनकी डिलीवरी हुई थी और फिर उनकी किडनी फेल हो गई, तो उनका इलाज शुरू किया गया, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। तो कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन राज्य का सियासी पारा तब और चढ़ गया जब इस मुद्दे पर पत्रकारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि जब महिलाओं की डिलीवरी सही से हो चुकी थी, तब अचानक उनकी किडनी क्यों फेल हो गई, कैसे फेल हो गई? इस पर गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया कि वो सभी महिलाएं गंभीर हालत में अस्पताल आई थी। इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा हो गया। वो तो गंभीर हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार? स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान आते ही कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार का विरोध कर दिया। नेता उसके सड़क पर उतर आए, कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। स्वास्थ्य मंत्री से मांग की कि वो अपने बयान के लिए माफी मांगे, नहीं तो इस्तीफा दें। नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया ताकि गर्भवती महिलाओं वाले मुद्दे से लोगों का ध्यान भटके, राज्य सरकार अपनी नाकामी छिपा सके, इसलिए उन्होंने यह बयान दिया। तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं दे रहे, आप उल्टा जवाब दे रहे हैं। अब आप उल्टा जवाब इसलिए दे रहे हैं कि उनके बयान पे चर्चा करो। अमिताभ बच्चन है क्या मंत्री? गलतफहमी है, ज्यादा स्मार्ट है क्या? घमंड है, ये घमंड बोल रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार से यह मांग की कि वो अपनी एक टीम राजस्थान भेजे जो गर्भवती महिलाओं की किडनी फेल होने के मामले की जांच करे। इससे पहले राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए एक टीम बनाई थी। उसने 1 रोज पहले ही बीकानेर जाकर अस्पताल का जायजा लिया था। इस बात की जांच की थी कि डिलीवरी के बाद अचानक महिलाओं की हालत क्यों खराब हुई थी, उनकी किडनी कैसे फेल हो गई थी। जांच टीम अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। उधर प्रणीत मोरे नाम के स्टैंड अप कॉमेडियन के एक शो के दौरान महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणियों पर पूरे देश में हंगामा हो गया। शो के दौरान की गई कुछ बातों पर विवाद इतना बढ़ गया कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रणीत मोरे और शो में अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के संकेत दे दिए। पूरा विवाद प्रणीत मोरे के शो का रहा। कुछ दिन पहले हरियाणा के गुरुग्राम में यह शो हुआ था। शो उनका अपनी परफॉर्मेंस के अलावा जो लाइव क्राउड वर्क था, उसमें क्राउड वर्क मतलब जो शो देखने आए थे लोग, उनसे बातचीत, उसको ही एक कंटेंट का हिस्सा बना दिया गया। एक दर्शक ने फिर उसमें एक किस्सा सुनाया, बताया था कि वो एक महिला के साथ एक बार घूमने गए। इस दौरान उन्होंने करीब 370 रुपए की चिकन बिरयानी उस महिला को खिलाई थी, लेकिन हिमांशु जागड़ा नाम के उस दर्शक ने किस्सा सुनाते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि विवाद हो गया।
कि खर्च किए गए 370 रुपए के बदले वो उस महिला के साथ संबंध बनाना चाहते थे, क्योंकि 370 रुपए खर्च किए थे। तो कॉमेडी के और इसको कॉमेडी के तौर पर पेश किया गया, मतलब वो क्राउड से बातचीत में कॉमेडी शो के दौरान हुई इस बातचीत का यह हिस्सा जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तो बवाल हो गया। लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, नाराजगी जताई, बुरी तरह भड़क गए कई लोग। महिलाओं के प्रति इसे अपमानजनक नजरिया बताया। हिमांशु जांगड़ा के किस्से पर वहां बैठे लोग ठहाके लगाते दिखाई दिए, तो इस पर भी लोग नाराज हुए कि एक तो ऐसी बात हो रही है, उस पर लोग हंस रहे हैं। शो के होस्ट प्रणीत मोरे भी हंसते हुए नजर आए थे, तो लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी भी तो जिम्मेदारी थी। तो वहाँ गए, हम मार्केट में गए तो वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो भाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। स्टैंड अप शो के इस विवादित हिस्से को लेकर हंगामा हो गया कि एक तो स्टैंड अप शो था, उसमें आप क्राउड से अगर बातचीत कर रहे थे और उसमें भी अगर इस तरह की बातचीत हुई थी तो फिर उसको सोशल मीडिया पे क्यों डाला गया, अगर वहां पर भी कुछ हुआ था। मामले ने तूल पकड़ लिया। 22 साल के ये वेब डेवलपर हैं हिमांशु जांगड़ा, जिन्होंने ये बात की थी उस शो में। उनको गुरुग्राम में उनकी कंपनी ने नौकरी से ही निकाल दिया। मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गया। आयोग ने कॉमेडियन प्रणीत मोरे और शो से जुड़े दूसरे लोगों को नोटिस जारी कर दिया, जवाब मांगा। विरोध बढ़ गया तो शो के होस्ट प्रणीत मोरे ने पब्लिक में आकर माफी मांगी, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली और लिखा कि दर्शक की कही गई बातें उनके विचार नहीं है और उन्होंने भविष्य में ऐसा नहीं होने का भरोसा दिया। लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि महाराष्ट्र साइबर सेल ने प्रणीत मोरे समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मनोरंजन के नाम पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को गलत बताया। मनोरंजन करते करते हम समाज की सीमाओं को और डिग्निटी की सीमाओं को अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो ये सही नहीं होगा, ये लोगों के ऊपर अन्याय होगा। तो फिर प्रणीत मोरे ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन इसी दौरान उनके शो का एक और पुराना वीडियो फिर सोशल मीडिया पर आ गया। उसमें सेजल पवार नाम की एक डॉक्टर, और इन्फ्लुएंसर भी हैं वो डॉक्टर, उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान का किस्सा बताया था और उसमें वो पुरुषों के शवों के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करती नजर आई थी। उनकी टिप्पणी के बाद फिर बवाल हो गया कि मामला बढ़ गया, तो फिर उन्होंने माफी मांगी। I'm never gonna justify. I'm never gonna take the wrong side. Only thing is कि I wanted to come here and give a public apology that मेरे साइड से ऐसा कभी नहीं होगा वापस। फिर जिस कॉलेज में डॉक्टर सेजल ने पढ़ाई की थी, उस कॉलेज ने मामले की जांच कराने की और कार्रवाई करने का भरोसा दिया। इधर बगावत के बाद टीएमसी ने दिल्ली में अपना दफ्तर खाली कर दिया। टीएमसी में बगावत के बीच पार्टी ने दिल्ली वाले अपने दफ्तर को खाली कर दिया। वहां लगे पोस्टर बैनर भी हटा दिए गए। ये दफ्तर जिस बंगले में था वो सांसद पार्थ भौमिक के नाम पर आवंटित था, लेकिन टीएमसी में बगावत के बीच उन्होंने इस सरकारी बंगले को छोड़ दिया। इसी के बाद पार्टी को दफ्तर भी खाली करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भरोसा दिया कि उनकी सरकार फिर से टाटा समूह को पश्चिम बंगाल में लाएगी। साल 2008 में भूमि अधिग्रहण को लेकर हुए विवाद के बाद टाटा ने अपना प्रोजेक्ट हुगली जिले के सिंगूर से गुजरात शिफ्ट कर दिया था। शुवेंदु अधिकारी ने भरोसा दिया कि बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में निवेश बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहाड़ खिसकने के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। इस वजह से सड़क पर मलबा फैल गया। गाड़ियां जहां तहां रुक गईं। थोड़ी देर बाद प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया ताकि लोग वहां से निकल सकें। उत्तराखंड के चमोली में एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम ने रास्ता भटक चुके 15 ट्रेकरों को रेस्क्यू किया। बताया गया कि वो लोग मूसा पानी के पास घने कोहरे और भारी बारिश की वजह से रास्ता भटक गए थे। उन्हें वहां से सुरक्षित निकालकर माणा गांव पहुंचाया गया। तो नोट कर लिया होगा आपने, मंगलवार से 16 जून से 1 घंटा पहले शुरू होगी 100 बात की एक बात। रात 8 बजे से, जब घड़ी इशारा करेगी 8 बजे रात का 7:50 पर ही, तब वक्त हो जाएगा 100 बात की एक बात का। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जिस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उसी ट्रेन पर पथराव हो गया, फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के नजदीक।
उस डिब्बे में जिसमें मोहन भागवत बैठे हुए थे, उनकी पास वाली सीट का शीशा टूट गया। गनीमत यह रही कि अंदर बैठे यात्रियों को कोई चोट वगैरह नहीं आई। मोहन भागवत लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली आ रहे थे, कानपुर स्टेशन से ट्रेन में चढ़े थे। घटना की जानकारी मिली तो ट्रेन को टुंडला रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। थोड़ी देर में आरपीएफ और जीआरपी के बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए, हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही उस बोगी की भी जांच की जिस पर पथराव हुआ। बोगी की खिड़की का शीशा पूरी तरह टूट चुका था। जब उस पर पत्थर फेंके गए तब ट्रेन पूरी रफ्तार में थी। पथराव होते ही बोगी के अंदर अफरा तफरी मच गई। मोहन भागवत स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। ट्रेन की E1 बोगी में सीट नंबर 39 पर बैठे हुए थे। तभी उस ट्रेन पर किसी ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। एक पत्थर सीधा उसी बोगी पर आकर लगा, सीट नंबर 53 और 54 के पास, और खिड़की का शीशा टूट गया। ट्रेन के एसी डिब्बे में खिड़कियों पर शीशे की 2 परतें होती हैं, तो पत्थर इतनी जोर से फेंके गए कि बाहर वाली परत तो पूरी तरह चकनाचूर हो गई। गनीमत यह रही कि अंदर बैठा कोई यात्री घायल नहीं हुआ। तुरंत इसकी खबर रेलवे पुलिस को दी गई। ट्रेन को नजदीक के टुंडला रेलवे स्टेशन पर फिर रुकवाया गया। वहां रुकनी नहीं थी, रुकवाया गया। ट्रेन के पहुंचते ही रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी वहां आ गए। मोहन भागवत से उन्होंने मुलाकात की, दूसरे यात्रियों से भी उनका हाल जाना। इसकी जांच की जा रही है और किस लड़के ने या किस व्यक्ति ने इसमें पत्थर चलाया है उसकी पहचान की जा रही है और उम्मीद है कि शीघ्र वो पकड़ा जाएगा। फिर पूरी ट्रेन की जांच की गई। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ट्रेन टुंडला से दिल्ली के लिए रवाना की गई। तो रेलवे पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में हैंड ग्रेनेड फटने से 2 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की ट्रेनिंग के दौरान एक हैंड ग्रेनेड फट गया और 2 जवान बुरी तरह घायल हो गए। हालत गंभीर होने पर दोनों जवानों को उधमपुर के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला की पिटाई के आरोप में कोर्ट के आदेश पर 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट ने 1 महीने के भीतर 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने शरीर पर शराब की करीब 54 बोतलें बांधी हुई थी। वो भारत नेपाल सीमा से भारत में घुस रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार 16 तारीख से शो वही रहेगा, बस टाइम बदल जाएगा, जल्दी आ जाएगा, आपका इंतजार कम हो जाएगा। 7:50 पर ही शुरू हो जाएगी 100 बात की एक बात। घड़ी जब इशारा करेगी अब 8 बजे रात का, वक्त होगा 100 बात की एक बात का, मंगलवार से 16 जून से। इधर देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच जम्मू कश्मीर के बडगाम से भी डरा देने वाली एक घटना सामने आई। वहां आवारा कुत्तों से बचकर भाग रहे एक लड़के की सड़क हादसे में मौत हो गई। बडगाम के करालपुरा इलाके में वो लड़का सामान लेकर वहां से जा रहा था, तभी उसके पीछे कुछ आवारा कुत्ते पड़ गए, दौड़ने लगे, उसे दौड़ाने लगे, उस पर भौंकने लगे। वो डर गया, घबरा गया। कुत्तों को अपने पीछे दौड़ता देख वो दहशत में आ गया। उनसे बचने के लिए वो दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते सड़क पर पहुंच गया। वहां एक गाड़ी की चपेट में आ गया। गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो कुछ दूर जाकर गिरा, गाड़ी के नीचे फंस गया। गाड़ी उसे कुचलते हुए आगे निकल गई और वहीं उसकी मौत हो गई। सामान उसका सड़क पर बिखर गया। वहां मौजूद कुछ लोग बच्चे की तरफ दौड़े, उसे सड़क से उठाया, बच्चे के परिवार वालों को जानकारी दी और फिर घटना के बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की। उधर दिग्गज शूटर जसपाल राणा का निधन हो गया। भारत के दिग्गज शूटर और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया। 1 जून को जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। पिछले कुछ दिन से वो दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में 23 साल की एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उनका शव घर के अंदर कमरे में पंखे से लटकता मिला। महिला के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पैसों के लिए ससुराल वालों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी और फिर शव को पंखे से लटका दिया। उनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं, दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आएगी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में कार सवार बदमाश एक महिला से 5 लाख रुपए और गहने छीनकर फरार हो गए। महिला काम के सिलसिले में कैब से जा रही थी, तभी बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोका और उनसे लूटपाट शुरू कर दी।
दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने हवा में फायरिंग की। कैब के ड्राइवर पर भी बदमाशों ने गोलियां चलाईं। कुछ पुलिस को इसमें घटना में अहम सुराग भी मिले, इसका जल्दी अनावरण कर लिया जाएगा। अग्रिम उनकी कार्रवाई। फिर याद दिला रहे हैं आपको, मंगलवार 1 घंटा पहले शुरू हो जाएगी मंगलवार से 100 बात की एक बात। टाइम बदल रहा है, घड़ी जब इशारा करेगी 8 बजे रात का, तब होगा वक्त 100 बात की एक बात का। इधर बिहार के मोतिहारी में बिना सड़क पुल बनाए जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आ गया। बिना सड़क के पुल बन गया। गंडक नदी के नजदीक 4 छोटे छोटे पुलों का निर्माण कर दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत इन पुलों को बनवाया, जो पहले मनरेगा होती थी, लेकिन बिना सड़क के ही पुल बना दिए। पुलों का काम हो गया, सड़क का काम नहीं हुआ। लाखों रुपए खर्च हुए इन्हें बनवाने में। वहां के लोगों ने बताया कि कोई फायदा ही नहीं है, जब वहां सड़क ही नहीं है तो पुल क्यों है। लोगों ने आरोप लगाया, बिना सड़क के ही पुल बनवाकर अधिकारियों ने सरकारी योजना के नाम पर बस पैसों की लूटपाट की, क्योंकि जिस जगह ये पुल बनवाए गए वहां कोई रास्ता है ही नहीं, कोई सड़क नहीं है, कोई वहां से आता जाता नहीं है। विभाग ने सड़क बनाए बिना ही 1-2 नहीं बल्कि 4 छोटे छोटे पुलों का निर्माण कर दिया, वो भी खेतों के बीच, कि सड़क जब बनेगी पुल बना दो। चारों तरफ लंबी लंबी घास, झाड़ियां हैं, दिख रहा है तस्वीरों में, पुल बना हुआ, उनके बीच में पुल। ना कोई आने का रास्ता, ना कोई जाने का रास्ता, कोई सड़क ही नहीं है, कोई आ रहा ही नहीं है, कोई जा ही नहीं रहा है, कोई जाता ही नहीं है वहां। पहले ही लेकिन पुल बना दी गए कि कभी अगर सड़क बनाने का मूड आया तो पुल है। 4.5 लाख रुपए खर्च हुए। वहां के लोगों ने सवाल उठाया कि ये किस काम का है। हो सकता है कि प्लान में आगे चलकर यहां सड़क हो और वो उससे पहले यहां पर पुल बन गया हो, या एक विभाग ने अपना काम कर दिया हो, दूसरे ने नहीं किया हो, आगे के मास्टर प्लान में हो, जो भी हो, लेकिन बिना सड़क के पुल बनाने का मतलब लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कि कोई जरूरत ही नहीं थी। अभी पहले सड़क तो बन जाती, तब पुल बनता, तब उसका इस्तेमाल होता। उधर मध्य प्रदेश के दतिया में बिजली चोरी रोकने पहुंची टीम के साथ मारपीट हो गई। मध्य प्रदेश के दतिया में बिजली चोरी की जांच करने पहुंची बिजली विभाग की टीम पर हमला हो गया। 2 भाइयों ने मिलकर बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट की, सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। दोनों भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके में एक इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में इमारत की पार्किंग में खड़ी 8 गाड़ियां जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस ने हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वहां से भारी तादाद में हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को पकड़ने का दावा किया। फिर याद दिला दें आपको, मंगलवार से 8 बजे से होगी 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली के स्वरूप नगर में पुलिस अवैध ड्रग्स के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची तो एक महिला इमारत की 4थी मंजिल से कूद पड़ी। छापेमारी हुई तो महिला कूद गई और जान चली गई। पुलिस का कहना है, ड्रग्स तस्करी और अवैध व्यापार पर कार्रवाई करने वाले एएनएस यानी एंटी नारकोटिक स्क्वाड के अधिकारी वहां छापेमारी करने गए थे। महिला को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर एंटी नारकोटिक स्क्वाड को देखकर वो घबरा गई और 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना है वो ड्रग्स के मामले की जांच कर रही थी। उसने पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, उससे पूछताछ कर रही थी। उसने जानकारी दी कि दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में ड्रग्स बनाने का कारखाना चलाया जा रहा था, तो एंटी नारकोटिक स्क्वाड वहां छापेमारी करने पहुंचा। इमारत की हर मंजिल पर दबिश दी, जगह जगह छापेमारी की। 3री मंजिल के एक फ्लैट से उसने करीब 30 ग्राम ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया, जब वो छापेमारी करती हुई 4थी मंजिल के फ्लैट तक पहुंची, वहां रहने वाली एक महिला बालकनी से कूद गई, उनकी जान चली गई। अफ्रीकी महिला थी, वो भारतीय नहीं थी। उनके फ्लैट की जब तलाशी ली गई तो कहीं कुछ नहीं मिला। हालांकि एक कमरा बंद था, बहुत ढूंढने के बाद भी उसकी चाबी नहीं मिली। फ्लैट के सामने भी अफ्रीका के एक नागरिक रह रहे थे। शक होने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उनके फ्लैट की तलाशी ली तो वहां से एक चाबी मिली। पुलिस का कहना है, जब उस चाबी से उस बंद कमरे को खोला गया तो वो खुल गया। कमरे से केमिकल, बोरियां, मशीनें, कई तरह की चीजें बरामद हुई।
तो पुलिस ने दावा किया कमरे में अवैध तरीके से ड्रग्स बनाने का काम हो रहा था। फ्लैटों के अंदर दिल्ली में इमारत में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की पुलिस ने। 4-5 जने रहते थे, 3-4 जने थे, 2 फीमेल थी और 3 जेंट्स थे। यहाँ पे अपना इन्होंने फ्लैट ले रखे थे, टोटल थे इनके पास 6 फ्लैट यहाँ पे जो इन्होंने ले रखे थे। यहाँ पे इन्होंने ड्रग्स बनाने की मशीन लगा रखी थी। एंटी नार्कोटिक स्क्वाड के अधिकारी आगे की कड़ियां जोड़ने में जुट गए। उन लोगों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पता लगाने में जुट गए कि ड्रग्स तस्करी के ये तार किन किन लोगों से जुड़े हैं। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगल में भीषण आग लग गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में अलग अलग जगहों पर जंगल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें बड़े इलाके में फैलने से लोगों की चिंता बढ़ गई। वन विभाग और दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। यूपी के बलिया में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उसके मुताबिक शाकिब नाम के युवक ने गलत खबरें फैलाई कि परीक्षा तय समय से देरी से शुरू हुई थी और पहले खत्म हो गई। महाराष्ट्र के जालना में जिला अस्पताल के सामने 2 गुटों के बीच भयंकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। इस वजह से अस्पताल परिसर में और उसके आसपास अफरा तफरी मच गई। बाद में पुलिस ने मारपीट करने वाले 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बिहार के समस्तीपुर में कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी और उनसे करीब 5.5 लाख रुपए लूट लिए। इसके बाद दुकानदार को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो फिर बता दें आपको कि इंतजार आपका कम होने जा रहा है। मंगलवार 16 जून से 8 बजे से शुरू हो जाएगी 100 बात की एक बात। इधर गुजरात के सूरत में एक सिपाही ने खुदकुशी करने जा रहे एक व्यक्ति की जान बचा ली। गुजरात के गृह मंत्री ने उनकी तारीफ की। सूरत पुलिस की सराहना की, सिपाही की सराहना की, क्योंकि उस सिपाही ने उस व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोक लिया। उन्हें बचाने के लिए अपनी खुद की जान दांव पर लगा दी। उन्हें जानकारी मिली थी कि उस व्यक्ति ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। काफी देर तक उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, अंदर ही बंद रहे। फिर वो सिपाही वहां पहुंच गए, लेकिन उन्होंने उस कमरे का दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा खटखटाया नहीं, बल्कि वो दूसरे फ्लैट की बालकनी से उस व्यक्ति के फ्लैट तक पहुंचने की कोशिश में जुट गए ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा लें। उन्हें सिपाही के आने की भनक ही ना लगे। सिपाही बालकनी की रेलिंग पर चढ़े, धीरे धीरे दूसरी बालकनी तक पहुंचे। उनके पीछे कुछ लोग उनकी मदद करते दिखे, क्योंकि बालकनी काफी ऊंचाई पर थी, नीचे गिरने का खतरा था। हालांकि वो बड़ी सावधानी से उस व्यक्ति के कमरे तक फिर पहुंच गए। वो व्यक्ति बिस्तर पर बैठे थे, उनके हाथ में एक छोटा डिब्बा था। पुलिस ने आशंका जताई कि उन्होंने जहर खा लिया, तो उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया, अस्पताल ले गए। रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। ड्राइवर उन्हें आंखें खुली रखने की सलाह देते रहे। बाद में उनका इलाज हुआ और समय रहते उनकी जान बचा ली गई। तो गुजरात के गृह मंत्री ने सिपाही की तारीफ की, उनके हौसले की सराहना की, सूरत पुलिस को बधाई दी कि उनकी वजह से एक व्यक्ति की जान बच गई, नई जिंदगी मिल गई। उधर राजस्थान के अजमेर में पुष्कर सरोवर में 2 शव मिलने से सनसनी मच गई। राजस्थान के अजमेर में मौजूद पवित्र पुष्कर सरोवर में एक लड़के और लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों की मौत कैसे हुई, पुलिस इसका पता लगाने में जुट गई। उत्तर प्रदेश के बस्ती में ज्योति नाम की महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उनकी 1 साल पहले शादी हुई थी। उनका 4 महीने का बच्चा भी है। मायके वालों ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए लाठियों से उनकी पिटाई की और फिर गला दबाकर उन्हें मार डाला। मारपीट व अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। उसकी चिकित्सालय में ही दवा इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप की शादी तय हो गई। बिहार के सासाराम जिले के बट्टी गांव के रहने वाले आकाशदीप के तिलक और हल्दी की रस्में उनके पैतृक गांव से होंगी, जबकि शादी समारोह वाराणसी के एक होटल में होगा।